सबसे पहले तो मैं भारतीय विज्ञान संचार समूह और इसके संस्थापक आदरणीय अनिल त्रिपाठी सर का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने विज्ञान संचार के इस प्रतिष्ठित पटल पर मुझे विचार रखने का अवसर दिया है। मेरे साथ मंच पर उपस्थित विज्ञान लेखिका स्मिता कोतनिस जी, वरिष्ठ भाषा विज्ञानी विवेक वाजपेयी जी, न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी और इस कार्यक्रम से जुड़े आप सभी विद्वजनों को मेरा अभिवादन। जैसा कि आज की चर्चा का विषय है विज्ञान लेखन और संचार में भाषाओं का महत्व। हालांकि इस विषय पर समय समय पर काफी विमर्श होते रहते हैं, तो ये कोई नया विषय नहीं है। इसलिए आज इस विषय को, जैसे स्मिता जी ने शब्दों की बात की, तो शब्दों से ही भाषा बनती है और इस तरह से ये जो भाषा है वो विज्ञान लेखन और संचार में किस तरह से महत्व रखती है, इस पूरे विषय को एक नए आयाम के साथ, एक अलग आयाम से देखते हुए हम चर्चा करेंगे। और इसलिए मैंने आज इस विषय को बारीकी से समझने के लिए कुछ 10 बिंदु रखे हैं, जिनको हम बारी बारी से इन पर बात करेंगे। और पहले मैं उन 10 बिंदुओं को बताना चाहूंगी कि भाषा की मूलभूत भूमिका और विषयक प्रतिबिंबता। फिर हम देखेंगे कि विज्ञान लेखन क्या है, विज्ञान संचार क्या है, विज्ञान लेखन और संचार की आवश्यकता क्यों है, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में। भारत में विज्ञान लेखन और संचार का जो एक इतिहास रहा है उसका हम संक्षिप्त में उसको भी देखेंगे। विज्ञान लेखन और विज्ञान संचार के माध्यम से सामाजिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो कुछ परिवर्तन आए हैं वो भाषा के कारण आए कि विज्ञान संचार लेखन की जो कुछ विधाएं हैं उनके कारण आए, उस पर हम पहले विचार करेंगे। लेखन और संचार की विधाएं कौन सी हैं, उनका किस तरह से विकास हुआ है, और सभी भाषाओं में इन समस्त विधाओं की रचनाओं की जो सहज उपलब्धता हो गई है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। और अंत के 2 बिंदु मैंने लिए हैं कि वर्तमान में विशेष रूप से हिंदी के माध्यम से जो विज्ञान लेखन और संचार में योगदान दे रहे हैं हमारे हिंदी विज्ञान लेखक और संचारक, उन पर थोड़ी चर्चा। और भाषाई तकनीकी में जो विकास के कारण विज्ञान लेखन और संचार का भविष्य किस तरह से रहेगा, तो ये पूरे 10 बिंदुओं को लेकर हम आज का ये पूरा जो विषय है इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु, जैसे मैंने कहा कि भाषा की मूलभूत भूमिका और एक विषयक प्रतिबिंबता। देखिए, ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी विचार या सामान्य बात को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा ही एकमात्र माध्यम होती है। हम और आप बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी अपनी एक भाषा है। तो भाषा अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। विषय कोई भी हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जन सामान्य की भाषा ही सबसे अच्छा माध्यम होती है, क्योंकि भाषा लोक व्यवहार का सशक्त साधन है। और आप देखेंगे कि हमारे देश में तो भाषाओं की भरमार है। भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त 23 भाषाएं हैं और इनके अलावा हजारों बोलियां बोली जाती है। कहते 1652 बोलियां हमारे यहाँ हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। और यदि इसे विस्तार से देखें, जैसे कि भाषा विज्ञानी हमारे साथ विवेक जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आप बहुत अच्छी तरह से इस बात से परिचित हैं और आपके माध्यम से सभी लोग ये समझ पाएंगे कि किस तरह से जो हमारे भारत की जो भाषाएं हैं वो वैश्विक स्तर पर 4 भाषाई परिवारों, इंडो यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, ये 4 भाषाई परिवार हैं। इनके अंतर्गत हमारे भारत की भाषाएं जो हैं वो आती हैं। वो कौन सी भाषाएं हैं? मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी, सिंधी, असमी, उड़िया, कश्मीरी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, और भी भारतीय जो आदिवासी भाषाएं जैसे कि कोडागू है, तोया, कोया, संथाली, मुंदरी। तो कहना चाहिए कि कितना विस्तार, कितना समृद्धि जो है, विविधता जो है हमारे देश में भाषाओं की है। तो ये बात तो हुई भाषा की। अब आता है एक विषय
जो हमारे साथ न्यूरो साइंटिस्ट ज्योत्सना जी जुड़ी हुई हैं, वो जरूर इस तथ्य से इत्तेफाक रखेंगी, विषयक प्रतिबिंबता, कि किस तरह से कोई भाषा किसी विषय को समझने और समझाने में अपनी महत्ता रखती है। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं या सुनते हैं तो त्वरित रूप से उसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में बन जाता है और हम समझ जाते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें कि मैंने कहा पानी, ये हिंदी भाषा का शब्द है। जो भी हिंदी भाषी व्यक्ति होगा उसके दिमाग में तुरंत पानी की कोई ना कोई छवि जो है बन जाएगी। लेकिन यदि हम पानी को स्पेनिश भाषा में बोले एग्वा, तो इस भाषा, जिसको भाषा स्पेनिश आती होगी उसके दिमाग में तुरंत वो पानी का छवि बन जाएगी। लेकिन जिसे स्पेनिश नहीं आती है उसके मस्तिष्क में एग्वा शब्द सुनकर पानी का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या, कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि बात ही समझ में नहीं आई है। यही विषयक प्रतिबिंबता है जो जीवन में किसी विषय को समझने के लिए भाषा की महत्ता को साबित करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह विषय, जिसे हम विज्ञान भी हो सकता है, जिसे आज हम विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं, तो इसको लेखन और संचार के माध्यम से लोगों को समझने और समझाने में यही विषयक प्रतिबिंबता भाषा के माध्यम से बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये तो पहला बिंदु था। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं कि विज्ञान लेखन क्या है, क्योंकि भाषा और विज्ञान लेखन और विषयक प्रतिबिंबता को हम जोड़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं कि विज्ञान लेखन क्या है। इसे बड़े गौर से समझने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि सामान्य तौर पर हम जब विज्ञान लेखन की बात करते हैं तो उसमें ये बारीकी जो मैं आपको बताने जा रही हूं इसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती। विज्ञान और लेखन का जो संबंध है वो दो तरह का है। एक वैज्ञानिक लेखन, जिसको हम अंग्रेजी में साइंटिफिक राइटिंग कहते हैं, और दूसरा विज्ञान लेखन यानी साइंस राइटिंग। वैज्ञानिक लेखन का तात्पर्य विज्ञान के लिए लेखन से है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि वैज्ञानिक लेखन का तात्पर्य विज्ञान के लिए लेखन से है, जिसमें वैज्ञानिक स्वयं अपने अथवा दूसरे शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोधों, अनुसंधानों और आविष्कारों का लेखन शोध पत्रों के माध्यम से करते हैं। इस तरह वैज्ञानिक लेखन विशुद्ध रूप से वैज्ञानिकों और उनके संस्थानों से संबद्ध होता है। और जहां तक इस विषय में भाषा की बात है, तो अभी जून 2023 में वर्ड्स रेटिंग का एक लेख मैंने पढ़ा था, जिसमें कहा गया है कि विश्व में 75% से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र अंग्रेजी में लिखे जाते हैं और बाकी 25% गैर अंग्रेजी भाषी शोध पत्रों की श्रेणी में उनको रखा जाता है। इसी लेख में यह भी बताया गया है कि दुनिया में हर साल करीब 5.14 मिलियन शोध पत्र प्रकाशित होते हैं। भारत की बात करें तो देश भर के वैज्ञानिक हर साल 2 लाख से ज्यादा वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित करते हैं, हालांकि ये भी अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। तो ये हुआ वैज्ञानिक लेखन। और अब हम बात करते हैं विज्ञान लेखन की। विज्ञान लेखन विज्ञान के लोक प्रसार के लिए एक उत्तम विधि है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसका मूल आधार यही वैज्ञानिक शोध पत्र और वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्टें होती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान विषयक तथ्यों, शोधों, खोजों और अद्यतन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको लोक भाषा में लिखित रूप प्रदान करना विज्ञान लेखन है। और ये जो विज्ञान लेखन है, इसका उत्तरदायित्व विज्ञान लेखकों का होता है, जो स्वयं वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और सामान्य लेखक भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रमुख बात जो है कि विज्ञान लेखन के द्वारा आम लोगों तक विज्ञान को पहुंचाना और उनमें वैज्ञानिक चेतना विकसित करना, यानी सीधे सीधे कहें तो अंग्रेजी के साथ साथ दूसरी जनप्रिय भाषाओं में विज्ञान का लोक संचार या विज्ञान संचार।
तो अब हमारा तीसरा बिंदु आ जाता है कि विज्ञान संचार क्या है। देखिए, वैज्ञानिक खोजों की महत्ता मैं मानती हूं कि तभी है जब वे लोकोपयोगी सिद्ध हो सके, और इसलिए विज्ञान का लोगों तक संचार होना आवश्यक है। संचार के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से विज्ञान को सरल रूप में आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अब संचार के विभिन्न स्वरूप बहुत सारे हैं, जैसे हम आप जो बात कर रहे हैं, फेसबुक है, आजकल सोशल मीडिया है, दूरदर्शन है, किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, ये सब संचार के माध्यम है। कहानियां, किताबें, गल्प है, फिल्में हैं, आगे हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन संचार के जो विभिन्न स्वरूप हैं, इनके माध्यम से विज्ञान को सरल रूप में लोगों तक पहुंचाना, इसको हम कहते हैं कि ये विज्ञान संचार है। अब यहाँ जो विज्ञान संचार है, इसमें विज्ञान लेखन बड़ी भूमिका निभाता है। यदि आप किसी कहानी के माध्यम से विज्ञान का संचार करना चाहते हैं तो वो कहानी लिखी जाएगी, तो वो हो गया विज्ञान लेखन। या कोई फिल्म है, बेटा बंद हो गया क्या? मैं सुनाई दे रही हूँ? यस मैम, आप बहुत अच्छे से सुनाई दे रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। थैंक यू। मुझे लगा कि बीच में कि बंद हुआ, बंद तो नहीं हो गया। जी नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बोलिए, कंटिन्यू मैम। जी, थैंक यू। तो वही मैं कह रही थी कि संचार के अलग अलग माध्यम होते हैं, लेकिन उन संचार के माध्यम से जब हम विज्ञान को पहुंचाना चाहते हैं तो विज्ञान लेखन जरूरी। जब तक आप कहानी को लिखेंगे नहीं, लोगों तक विज्ञान की कहानी को, गल्प को, फिल्मों को कैसे पहुंचाएंगे? तो इस तरह से विज्ञान लेखन विज्ञान संचार के सभी माध्यमों का एक अनिवार्य कारक है। और यहीं पर भाषा भी उतना ही महत्व रखती है कि आपको किस भाषा के या किस क्षेत्र के पाठकों तक विज्ञान का ये संचार जो है वो करना है। तो विज्ञान लेखन, विज्ञान संचार और भाषाएं तीनों आपस में एक दूसरे से अवगुंठित हैं, और इन तीनों के बिना कोई भी काम जो विज्ञान संचार का है वो हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से तीन बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली, विज्ञान लेखन, विज्ञान संचार और उनके लिए भाषा की भूमिका। अब चौथा बिंदु आता है कि विज्ञान लेखन और संचार की आवश्यकता क्यों है, और विशेष रूप से हम भारतीय संदर्भ में इस बात को जरूर देखना चाहेंगे कि क्यों इसकी आवश्यकता है। तो इसका सीधा सा उत्तर जो हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें आर्थिक और जातिगत रूप से हमेशा से बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। विशेष रूप से किसी बात को मनवाने के लिए या फिर किसी चीज को, किसी तथ्य को लेकर यदि डर पैदा करना है तो हमारे यहाँ शुरू से ही धर्म का सहारा लिया जाता रहा है। ईश्वरीय सत्ता को हम बीच में लेकर आ जाते हैं, और अशिक्षा और अज्ञानता के कारण वैज्ञानिक तथ्य, खासतौर पर यदि हम देखें तो हमारे जो ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्र हैं वहां नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अंधविश्वास पनपा है, अंधविश्वास पनपता है, सोच कुंद हो जाती है। और हालांकि एक चीज है कि 18वीं सदी और आज का जो हमारी 21वीं सदी है उसमें अंधविश्वासों को तोड़ने और समाज में वैज्ञानिक सोच में वृद्धि के जो आंकड़े हैं उनमें उल्लेखनीय परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहती हूं कि भारतीय समाज की इन्हीं अंधविश्वासी रूढ़ियों को जड़ से उखाड़ने और विज्ञान के मौलिक तथ्यों से लोगों को परिचित करवाने के लिए विज्ञान लेखन और संचार की आवश्यकता है। अब यहां भी देखेंगे आप कि अंग्रेजी भाषा यहां काम नहीं आएगी हमारे भारतीय संदर्भ में, क्योंकि वो आम जनों की समझ से बाहर है। आम लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ में आती। इसके लिए निश्चित रूप से भारत के हर राज्य में बोले जाने वाली जो भाषा है और जो हिंदी है, जो भारत में ज्यादा से ज्यादा बोली जाती है, इन सभी भाषाओं में विज्ञान लेखन और संचार हमें करना पड़ेगा। वैसे ही करना पड़ेगा जैसा कि भारत के इतिहास में
विज्ञान लेखन और संचार का जिक्र मिलता है। तो इसलिए अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं कि हम भारत में विज्ञान लेखन और संचार के इतिहास को यदि संक्षिप्त में देखें तो आप देखेंगे बिल्कुल प्राचीन में हम चलें, आदिकाल में हम चलें तो प्राचीन भारत में संस्कृत जो भाषा थी वो वैज्ञानिकों और आम लोगों की प्रयोग भाषा थी। मतलब जो आम लोग थे वो भी संस्कृत में बात करते थे और विज्ञान जो हमारे मनीषी थे जो शोध या अनुसंधान किया करते थे वो भी संस्कृत भाषा में ही उसका प्रयोग करते थे। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जो पुरातन ग्रंथों में वैज्ञानिक लेखन और विज्ञान लेखन दोनों संस्कृत में होते थे। ग्रंथों में जो लिखी बातें थी वो लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाती थी। लेकिन अब हम इतिहास से थोड़ा आगे बढ़े इस युग से, संस्कृत वाले युग से, तो आप देखेंगे कि युग परिवर्तन के साथ साथ भारत में संस्कृत के अलावा दूसरी अनेक भाषाओं के प्रादुर्भाव हुए। वो किस कारण से हुए वो एक अलग विषय है। संस्कृत का अपभ्रंश होता गया तो हिंदी, पाली, प्राकृत होते हुए हमारी हिंदी आई है, आज की मॉडर्न हिंदी आई है। तो इस तरह से और बाकी दूसरी जो भाषाएं हैं उनका भी प्रादुर्भाव हुआ। तो जो वैज्ञानिक लेखन था वो तो संस्कृत में होता रहा, लेकिन आम लोगों के लिए जो विज्ञान लेखन था वो प्रचलित भाषाओं में किया जाने लगा। और भारत के पूरे इतिहास के साथ यदि हम विज्ञान लेखन के इतिहास को जोड़ें तो वो समय लग जाएगा क्योंकि वो पूरा एक अलग विषय है। इसलिए एक पंक्ति में यदि हम कहें तो ये जरूर कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल आते आते जनता का इतना शोषण हो चुका था मध्यकालीन युग में, ब्रिटिश शासन में, कि अंधविश्वास और विज्ञान का आनुपातिक आंकड़ा बुरी तरह असंतुलन की स्थिति में पहुंच चुका था। ऐसे में तत्कालीन कुछ जागरूक संस्थाओं को यह समझ में आ रहा था कि भारत की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में आम भारतीय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चेतना विकसित करना कहीं ज्यादा जरूरी है। ये बात स्वतंत्रता से पहले की मैं कर रही हूं कि ये बात जो है समझ में आई। इसलिए उस दौर में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन और विज्ञान संचार करने वाली बहुत सी संस्थाओं का उल्लेख हमारे भारतीय इतिहास में मिलता है। उनमें से कितनी संस्थाएं तो आज भी सक्रिय हैं। कुछ का नाम जरूर मैं लेना चाहूंगी कि जैसे साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़, वाद विवाद परिषद इलाहाबाद, वाद विवाद क्लब बनारस, काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, गुरुकुल कांगड़ी और विज्ञान परिषद इलाहाबाद। ये ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने आंदोलनात्मक ढंग से काम करते हुए उर्दू और हिंदी में विज्ञान लेखन को विस्तार दिए थे। हिंदी में विज्ञान लेखन के लिए एक और बात मैं जरूर इसका उल्लेख करना चाहूंगी कि 8 वर्ष के परिश्रम से काशी नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1898 में पारिभाषिक शब्दावली तैयार की थी। स्मिता जी ने जिस पारिभाषिक विज्ञान शब्दावली की बात की बिल्कुल शुरुआत में, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी 1898 में जो पारिभाषिक शब्दावली तैयार हुई थी उसकी जड़ें यही इसी से आकर खत्म होती है। विज्ञान परिषद इलाहाबाद ने सन 1914 में विज्ञान पत्रिका आरंभ की जो आज भी चल रही है, और इसी पत्रिका ने हिंदी विज्ञान लेखन के लिए नए आयाम खोले। हिंदी में विज्ञान लेखन की संभावनाओं को एक नवीन दृष्टि प्रदान करते हुए आचार्य रघुवीर ने 1943 से 46 के दौरान हिंदी, तमिल, बंगला, कन्नड़ में शब्द निर्माण की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आप विश्वास नहीं करेंगे कि लगभग 6 लाख विज्ञान शब्दों के शब्दकोश प्रकाशित किए, तैयार किए। और भी विस्तार से कोई हिंदी विज्ञान लेखन को यदि जानना चाहता है तो वो प्रसिद्ध विज्ञान लेखक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र की लिखी पुस्तकें हैं, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। हम सभी उनका जब विज्ञान लेखन करते हैं तो उनका संदर्भ ग्रंथ के रूप में उनका अध्ययन जरूर करते हैं। ये पुस्तकें हैं कुछ जिसकी स्वतंत्रता पूर्व हिंदी में विज्ञान लेखन, हिंदी में स्वतंत्रता परवर्ती विज्ञान लेखन, हिंदी विज्ञान साहित्य का सर्वेक्षण, हिंदी में विज्ञान लेखन की कुछ समस्याएं,
हिंदी में विज्ञान लेखन के 100 वर्ष, ये इतनी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो शिव गोपाल मिश्र जी ने लिखी हैं। और इन सारी किताबों में अद्भुत जानकारियां जो हैं वो हिंदी विज्ञान लेखन की मिलती हैं। जो भी विज्ञान लेखक हैं उनको ये किताबें जरूर पढ़ना चाहिए। तो जिस तरह का हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन और संचार भारत में शुरू हुआ, उससे हमारी सामाजिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिले। चूंकि समय की सीमा है इसलिए इस विषय को मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगी, लेकिन एक उदाहरण से हम इस परिवर्तन को भली भांति समझ सकते हैं। वो उदाहरण मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगी। मैंने सर की से अनुमति ली थी, मिश्रा सर से, डॉक्टर अरविंद मिश्रा सर, जो हमारे हिंदी विज्ञान लेखन बिरादरी के वरिष्ठ विज्ञान लेखक हैं। विज्ञान कथाकारों में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ कथाकार में लिया जाता है। डॉक्टर अरविंद मिश्रा सर के बचपन की एक घटना है जिसका जिक्र उन्होंने तब किया था जब भारत का भी चंद्रयान मिशन सफल हुआ। तो उन्होंने बताया कि जब वे शायद 6वीं कक्षा में थे, पढ़ रहे थे, तब नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहुंचने की खबर उनको कहीं से मिली और वे बड़े गर्व और उल्लास से भरे इस वैज्ञानिक उपलब्धि को साझा करने के लिए अपने पड़ोस के घर में गए और उन्होंने पड़ोसी में जाके बताया कि पता है अमेरिका का एक वैज्ञानिक चांद पे पहुंच गया है, उसने चांद पर पैर रख दिया है। उस छोटे से 6वीं कक्षा के बालक के उत्साह को उस पड़ोसी ने झिड़क दिया। सोचिए 1960 के दशक की बात है। बोला क्या बकवास कर रहे हो, किसने कह दिया कि आदमी चांद पर पहुंच गया, कोई पहुंच सकता है भला चांद पर। बालक अरविंद जो थे वो घर पर लौट आए। ये सच्ची घटना है 20वीं सदी के 60वें दशक की आम भारतीय में बैठी वैज्ञानिक सोच को बताती है। लेकिन आज अभी वर्तमान की जो हमारी 21वीं सदी की सोच है, सोचिए कि जब हमारे मंगल मिशन, चंद्रयान, सूर्ययान की वर्तमान सफलताओं की बात जब होती है तो गांव गांव तक ये बात पहुंची है। अभिमान से इन हमारी वैज्ञानिक सफलताओं को सराहा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर ग्रामीण वहां पहुंच गया है। कोई अविश्वास नहीं कर रहा है उस पड़ोसी की तरह, पूरा विश्वास है हर भारतीय को। सबने अपनी आंखों से उसको देखा है, अपनी भाषा में पढ़ा है, अपनी भाषा में उसको सुना है कि हाँ, हम अंतरिक्ष में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। तो ये जो दृष्टिकोण की मैंने बात की कि परिवर्तन आया है सोच में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, विज्ञान को समझने में, विज्ञान को अपनाने में, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारतीय वैज्ञानिक सोच, विश्वास और दृष्टिकोण में ये परिवर्तन कैसे और कब आ गया। तो इसका उत्तर भी आपको अगले बिंदु में हम मिल जाएगा कि विज्ञान लेखन और संचार की विधाओं में निरंतर विकास हुआ है और यही उसका सुखद परिणाम है। अब विधाएं कौन सी हैं? वही विज्ञान लेख हैं, कथाएं हैं, गल्प हैं, फिल्में हैं। आजकल तो विज्ञान कवि सम्मेलनों का दौर शुरू हो गया है। समाचार पत्रों से लेकर विभिन्न पत्रिकाओं में इतना विज्ञान लिखा जाने लगा है कि आम जन विज्ञान संचारित हो सकता है। आपको मैं बताऊं कि एक बिल्कुल नई विज्ञान लेखन की विधा आई है, विज्ञानकू। आप सभी परिचित होंगे क्योंकि इस मंच से कई बार इस विधा के कार्यक्रम भी हो चुके हैं। विज्ञानकू के जो जनक हैं, हमारे सृजनकर्ता हैं, देश के प्रसिद्ध विज्ञान लेखक आदरणीय सुभाष चंद्र लखेड़ा जी। उन्होंने विज्ञानकू का उद्भव किया, सृजन किया है और विज्ञानकू को इस तर्ज पर बनाया है उन्होंने। महज 7 शब्द होते हैं इसमें, छोटी छोटी 3 पंक्तियां होती हैं कि लोगों को विज्ञान पहुंचाया जा सके विज्ञानकू के माध्यम से। लखेड़ा जी ने आम भारतीयों की नब्ज को पकड़ा है क्योंकि वो बड़े वरिष्ठ लेखक हैं। वो जानते हैं कि ट्विटर का जमाना है, बड़े बड़े लेख कोई पढ़ना पसंद नहीं करता। एक तो समय नहीं है, दूसरा धैर्य और उत्साह भी कम हो गया। तो ऐसे पाठकों के लिए उन्होंने विज्ञानकू की रचना की और बड़ा लोकप्रिय भी हो रही है ये विधा। जैसे एक उदाहरण मैं उनके ही विज्ञानकू का देती हूँ। वैश्विक ताप, इसमें वृद्धि होना है अभिशाप। 7 शब्द हैं, लेकिन कितनी गहराई से उन्होंने जो हमारा वैश्विक तापन है उसको समझा दिया है। और भी विज्ञान को हैं, जैसे वो लिखते हैं कि रहे संज्ञान
विज्ञान धरती की बढ़ाए शान। मतलब इसमें उन्होंने ये बता दिया कि किस तरह से विज्ञान को यदि आप प्रयोग करेंगे तभी शान जो है आपकी देश की या आपकी बढ़ पाएगी। एक बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा था मधुमेह दिवस के ऊपर, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने लिखा था कि रक्त शर्करा करे ना किरकिरा जान जीने का मजा। कितनी सहजता से जो है वो बता देते हैं। व्यायाम के बारे में उन्होंने लिखा करें व्यायाम, सही हो खान पान, रहे ये ध्यान। तो ये वैज्ञानिक तथ्य हैं, लेकिन 7 शब्दों में विज्ञान को जो है लोगों को चेता देता है, संचारित कर देता है। तो ये तो थी एक नई विधा विज्ञान को। ऐसे ही मैंने कहा कि विज्ञान कविताओं का दौर आया है। विज्ञान कविता का जिक्र मैं कर रही हूँ तो मैं विज्ञान प्रगति में मेरी एक कविता प्रकाशित हुई थी और आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी सर को ये मेरी विज्ञान कविता बड़ी पसंद है। यदि मंच अनुमति दे, संचालिका महोदया अनुमति दें या समय सीमा हो तो मैं ये कविता जरूर सुनाना चाहूंगी। ज्योत्सना जी, ये कविता आप सुनाइए और फिर हम पूजा मैम के से भी बहुत सारी भाषा के बारे में हम समझेंगे। उससे आप ये कविता ही प्रस्तुत कीजिए प्लीज मैम। जी जी। तो ये कविता जो थी, ये वेल, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक वेल काफी मरी पड़ी रहती थी समुद्र तटों पर और उनका जो पेट काट के देखा जाता था तो उसमें बहुत सारा प्लास्टिक मिलता था। तो ये कविता उसी संवेदना को लेकर मैंने लिखी थी। विज्ञान प्रगति में ये प्रकाशित हुई कि वेल हमें माफ कर देना, समुद्र तटों पर सतत मिल रही वे निरीह सी विकसित वेलें, करनी अपनी दुख वो झेलें। न था वेल का कुछ लेना देना, मानो वेलें सोच रही थी महंगा पड़ा समंदर रहना। बस एक विनती है अब, वेल हमें माफ कर देना। आंतों में जब चिपके होंगे छोटे बड़े प्लास्टिक टुकड़े, पंख पंख उसके थे अकड़े, पोषण पोषण तरसी होगी, पीड़ाएं जब बरसी होंगी, मानो वेलें पूछ रही थी कब तक और पड़ेगा सहना। बस एक है विनती, वेल हमें माफ कर देना। 40 किलो प्लास्टिक वाला वेल तुम्हारा उदर वो काला, गैस्ट्रिक शॉक के झटकों ने जब देह तुम्हारी नौची होगी, आहा रक्त की बूंद बूंद तक प्लास्टिक वो पहुंची होगी, मानो वेलें समझ गई हैं अंतिम सांसों तक है लड़ना। बस एक विनती है, वेल हमें माफ कर देना। सुना वेल माँ बनने को थी, एक वेल और जन्ने को थी, शिशु पेट में तड़प रहा था, प्लास्टिक से झड़प रहा था, समझ रही थी अब ना होगा, लाल मेरा बोरे में फंसकर सांस सांस को तरसा होगा, मानो वेलें फफक रही थी पीड़ाएं सहकर ही बढ़ना। बस एक विनती है, वेल हमें माफ कर देना। और अंतिम पंक्तियों में मैंने कहना चाहा है कि आओ अब भी कुछ प्रण कर लें, वेलों के वध का तर्पण कर लें, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल का पारिस्थितिक संतुलन कर लें, ना संभले तो मृत वेलों सी और प्रजातियां भी बिसरेंगी, कानों में एक ध्वनि गूंजेगी, महंगा पड़ा धरा पर आना। बस एक विनती है, वेल हमें माफ कर देना। तो इस कविता के माध्यम से मैंने लोगों को ये मैसेज पहुंचाया था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कविता के विज्ञान प्रगति में जब ये प्रकाशित हुई तो मेरे पास सैकड़ों मेल आए, फोन आए, व्हाट्सएप मैसेज आए और लोगों ने जाना कि किस तरह से जो प्लास्टिक है जीवन के लिए नुकसानदेह है। तो आगे के लिए मैं